नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं नवभारत डिजिटल। दोस्तों, महाराष्ट्र विधान परिषद के 5 पदवीधर सीटों के लिए आज मतदान हुआ। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो हमने देखा है कि कई बड़े नेता इसमें जान झोंक दिए, यानी कि ये सीट हर हाल में हमारे पार्टी के पास आनी चाहिए। सभी दल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना की तरफ से जोरदार इसमें ताकत लगाई गई। साथ में ही यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार है उसमें कांग्रेस शामिल है। वहाँ पर विदर्भ एरिया में नागपुर में देखें तो वहाँ पर कांग्रेस ने पूरी जान लगा दी और पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पूरा जोर लगा दिया। नागपुर की बात हो और भी यहाँ पर, तो ऐसे में क्या समीकरण है, क्यों इतनी एकदम जोरदार लड़ाई हो रही है, हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जो कई न्यूज़ चैनलों में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे काम कर चुके हैं, पत्रकार हैं मंदार परब। इन्होंने जी न्यूज़ में कई सालों तक सीनियर पोजीशन में काम किया, टाइम्स नाउ में कई सालों तक काम किया, ऐसे कई बड़े चैनलों में उन्होंने काम किया है और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ही करीब से समझते हैं, जानते हैं। उनसे विश्लेषण हम सुनना चाहेंगे। मंदार परब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत डिजिटल में। धन्यवाद। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इतना बवाल चला पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने पूरी ताकत लगा दी। क्या चक्कर है, इसके क्या गणित हैं, इसका क्या असर पड़ेगा अपर हाउस लोअर हाउस की बात जब हम करते हैं तो? इसका गणित ये है कि हाल ही में आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा कि भाजपा की तरफ से कि उन्होंने कहा था कि ये सरकार गिरने वाली है, सरकार नहीं चलेगी। और ऐसे में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये 5 सीटें हैं, उसमें 2 शिक्षकों के चुनाव है, तो बाकी 3 जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं उसके चुनाव है। और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम लोग कहते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप देखेंगे तो नितिन गडकरी पहली बार उसी से चुन के आए थे और बाद में लगातार चुन के आए। बाद में 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो पहली बार था। और उसके बाद वो एक नेता के तौर पे, राष्ट्रीय नेता की तरफ तौर पे आगे आए और केंद्र में अभी सत्ता में है। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़े तौर पे मानी गई है और उसको काफी अहमियत इस बार इसलिए भी दी गई है क्योंकि महाविकास आघाड़ी का ये पहला चुनाव है। अगर आप समीकरण देखें महाराष्ट्र के राजनीति का, तो पहला चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग सत्ता फिर से बनाएंगे महाराष्ट्र में। और ये जो गणित है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, जो 3 पार्टी है उनकी जो सोच है वो अलग अलग है, लेकिन सत्ता के लिए कहीं ना कहीं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको खारिज करने के लिए बीजेपी बार बार अपने ओर से दावे कर रही है। लेकिन एक आप गौर कीजिए कि पहला चुनाव है जिसमें ये तीनों साथ में जा रहे हैं और उस समीकरण के बाद पता चलेगा कि आगे की चुनाव में क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि अमरावती में जिस तरह से प्रचार करने गए थे, अजीत दादा पवार गए थे, उनके उनके साथ अशोक चव्हाण थे। वो पहली बार इस तरह से दिखा कि 2 दिग्गज नेता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए चुनाव में लगे हुए हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस चुनाव में ये गठबंधन, महाविकास आघाड़ी का गठबंधन आगे आता है तो उसका असर काफी तौर पे देखा जाएगा कि महाराष्ट्र के राजनीति पे होगा। और अगर आप देखेंगे कि आगे काफी चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी का चुनाव है जिसमें जो महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, जिसमें आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें भी तीनों पार्टी जो महाविकास आघाड़ी में शामिल है और तीनों बड़ी पार्टी है वो साथ में लड़ने वाले हैं और पहली बार ऐसा होगा। तो इसके रिजल्ट्स कहां ना कहां उस पे उस पूरे समीकरण को तय करेंगी। हालांकि बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय इसलिए है क्योंकि नागपुर में जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा भाजपा के पास रही है, वो भाजपा का गढ़ रहा है, तो भाजपा वो खोना नहीं चाहती। और ये तीनों पार्टियों ने पुरजोर कोशिश लगाई है कि वो उसको पहली बार ठेस पहुंचाए। तो इस तरह से देखा जाए, जैसे अमरावती है और आपने देखा कि खड़से अभी एनसीपी में आ चुके हैं, तो इसलिए ये बड़ा ईगो क्लैश है, बहुत बड़ा समीकरण है और ये तय करेगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से जाएगी, क्या महाविकास आघाड़ी टिक पाएगी या नहीं। क्योंकि भाजपा के नेताओं के तरफ से बार बार ये कहने में आया है कि पहले हम लोग इसको ठेस पहुंचाएंगे और उसके बाद जो महाराष्ट्र की सत्ता है
उस पे भी हम लोग अपना कदम रखेंगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि 5 ही सीट्स है और अगर आप देखा जाएगा तो विधानसभा में 5 सीट कोई बड़ा नंबर नहीं है, नंबर गेम के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रतिष्ठा इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि ये पहला चुनाव है और पहले चुनाव में हर पक्ष दिखाना चाहता है कि हम लोग आपसे आगे हैं। हाल ही में महाविकास आघाड़ी की सरकार को 1 साल अभी पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने के बाद वो बार-बार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सत्ता में बने रहे और बीजेपी उनको हिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इसी को देखते हुए ये जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि साथ में जो बड़े दिग्गज नेता है वो किस तरह से व्यवहार करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर आप देखा जाए तो वहां जहां पे नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप ले लीजिए या बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लीजिए, जहां पे अलग अलग एमएलए, अलग अलग एमपीज, अलग अलग पार्टीज के हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ चुके हैं और आज ये पहली बार एक साथ होके अगर लड़ रहे हैं तो इसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। जी देखिए, ऐसे में एक बात जो हम देखते हैं कि जो हमने एक तरीके से लगातार इस पे आरोप लगता रहा कि ये बेमेल विवाह है, यानी कि एक हिंदुत्व के प्रखर पार्टी शिवसेना, और शिवसेना जो है अहम की लड़ाई को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी से उनका नहीं बना, तब जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद मांगने के लिए और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने बेमेल जोड़ी बना ली, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, क्योंकि विचारधारा की बिल्कुल उल्टा है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। तो ऐसे में ये जो मिलाप होकर ये जो मिलकर सरकार बनाए हैं, तो ऐसे में एक तरीके से आपको ध्यान होगा कि थोड़े दिन पहले ही अजित पवार ने ये साफ साफ कह दिया था कि इनको सालों लग जाएंगे और किसी में दम नहीं है कि हमारी सरकार को गिरा पाए या फिर उनकी सरकार आ जाए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की या भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में देखिए कि आपको क्या लगता है कि अजित पवार के बात में बहुत दम है? क्या यहाँ की सरकार बनी रहेगी, 5 साल पूरी चलेगी? और चूंकि देखिए मजबूरी तीनों की है। हालांकि एक तरह से हमने अगर देखा तो मजबूरी की सरकार है, उनको किसी भी तरह से भाजपा को बाहर रखना है और इसीलिए साथ में आएंगे। पहली बात तो यह है कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की 3 पार्टियां जैसे आपने कहा कि साथ में आ सकती है। उनकी विचारधारा एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती है। जैसे हमने अभी गवर्नर कोश्यारी को देखा कि जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा निकाला, शिवसेना को अलग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शिवसेना भी अड़ी है क्योंकि वो चाहती नहीं कि भाजपा किस तरह से एक बड़ी पार्टी होके महाराष्ट्र में बनी रहे और महाराष्ट्र के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश भाजपा लगातार जो कर रही है और भाजपा एक बड़े पक्ष के उभर के आई है, वो शिवसेना नहीं चाहती क्योंकि उनके लिए वो उनके अस्तित्व की लड़ाई है और इसीलिए जी विचारधारा अलग होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, एनसीपी से हाथ मिलाया। हालांकि पहले ही एनसीपी भाजपा के साथ जाके सरकार बना चुकी थी, उसको गिरा के एक नई सरकार बनाई। तो ये जो समीकरण है वो राजनीति के चलते तो देखने में मिलता है, लेकिन ये विचारधारा का पूरा खेल मेल है और इसी वजह से जिस तरह से अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में आए तो वो टिक नहीं पाएंगे, यही भाजपा का दावा है। और इसी दावे को साबित करने के लिए ये महाविकास आघाड़ी को बड़ी पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस चुनाव में, जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर वो चुन के नहीं आते और किसी तरह से उनके कैंडिडेट्स अगर गिर जाते हैं तो माना तो यही जाएगा कि आपस में इनकी बनती नहीं है और इसीलिए गिर गए। और इसीलिए ये एक बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। हालांकि हमने कभी नहीं सोचा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है या तो जो टीचर्स की 2 सीट्स है या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो 3 सीट्स है, उसके लिए इतनी पहली बार अब अगर आप देखा जाएगा तो इतने बड़े दिग्गज नेता एक तो मैदान में उतरे। हालांकि ये जो चुनाव होता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये चुनाव हुआ है, लेकिन पहली बार अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूरी तरह से एक दावे कर रहे हैं और पहली बार पूरी तरह से इसमें उतरे हैं कि हम लोग ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र की अगली राजनीति के लिए और जो हाल ही में इलेक्शन आने वाले हैं मुंबई महानगर पालिका के, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि बिहार में जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस पे काफी आलोचना हुई और कहा गया कि इनके वजह से लालू प्रताप यादव की पार्टी हार गई, लालू प्रसाद यादव की। तो उसी तरह से कांग्रेस एक सबसे कमजोर पक्ष के नाम पे
जो बीजेपी कैंपेन कर रही है, तो कांग्रेस को भी एक मौका है दिखाने के लिए कि हम लोग कमजोर नहीं है और हम लोग उभर के आ सकते हैं। जी देखिए, ऐसे में अभी हम देखें कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ में ही विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, बड़े धाकड़ नेता कहे जाते हैं। बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से और बिल्कुल बहुत जोर लगाए हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं। तो नागपुर से जो सीट है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। देखिए बीजेपी के लिए नहीं, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए। सही बात है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे थे कि मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, और जिस तरह से 1 साल होने के बाद जिस तरह से मीडिया ने उन्हें फिर एक बार घेर लिया था, उसी के चलते वो काफी उन्होंने एक प्रेस्टीज का मुद्दा बनाया है कि हम ये हारना नहीं चाहते। हालांकि देखा जाएगा तो 2.5 लाख वोटर्स है, प्रिसाइजली 2.65 लाख, मतलब 2,65,000 वोटर्स है नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रेजुएट सीट्स के लिए। और उसके लिए एक पिछला मुख्यमंत्री है, विपक्ष का नेता है, दिग्गज नेता है, वो पूरी तरह से झोंक दिया उन्होंने अपने इस इलेक्शन में। साथ में जो सत्ता में बैठे हैं, हालांकि 2.5 लाख, अगर आप महाराष्ट्र को जानते हैं तो 2.5 लाख वोटर्स यानी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनके लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज है वो लगाई गई है। सत्ता में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस है, वो पूरी तरह से उतरे हैं। मुकुल वासनिक जैसे लीडर्स है, बाकी जो लीडर्स है विदर्भ से आते हैं, जो वहां पे एमपी है शिवसेना के, वो उतरे। तो जिस तरह से देखा जाएगा तो ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरह के विधान परिषद इलेक्शन के लिए इस तरह से जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन खाली इस 5 जगहों के लिए नहीं है, ये आगे की रणनीति तय करेगी। आगे की जो राह है वो उससे दिखाई पड़ेगी, ये क्या ये सत्ता टिक पाएगी 5 साल या नहीं टिक पाएगी। जी देखिए, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि इस लगातार ये आप अखबारों में भी देखते होंगे और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर ये भी बातें उठी कि आ, ये भी बातें उठी कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। मोदी सरकार जो है 6 साल से हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है बेरोजगार काफ़ी बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए विपक्ष का, देखिए कांग्रेस के तरफ से ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के पर जो है लगातार, सॉरी यार, ये देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है इस पर लगातार प्रहार होता रहा है कि बीते 6 साल में देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, बेरोजगारों की समस्या और बेरोजगार काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में इन सभी बातों को सामने ला रहे हैं, लेकिन ये बात देखिए केंद्र सरकार की तरफ वो निशाना साध रहे हैं। तो क्या सरकार बिल्कुल सरकारी नौकरी देती रहे या फिर आत्मनिर्भरता को लेकर जो बातें चल रही हैं, लोग अपने रोजगार भी ढूंढें, अपने धंधे भी शुरू करें, या फिर इसको भी एक मुद्दा बनाया जाना और यहाँ के चुनाव में केंद्र सरकार को घसीटना, इससे क्या फायदा हो सकता है उनको? हालांकि वो ये बात सही है आपकी कि बेरोजगारी हो या केंद्र की नाकामी जिससे कह रहे थे, या जीडीपी नीचे आया, ये सब कोविड के वजह से हुआ, जिस तरह से माहौल है उसके वजह से हुआ, ये लोगों को अभी लोग समझना नहीं चाहते। अभी लोग ये है कि अपने दावे पुख्ता तौर पर आगे रखना चाहते हैं, और उसी के चलते अगर आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन में भी जो केंद्र के मुद्दे हैं वो भी आ रहे हैं। हालांकि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में केंद्र के मुद्दे नहीं आने चाहिए, वो तो विधान परिषद क्षेत्र के बारे में होने चाहिए कि नागपुर में कोई क्या करेगा, या पुणे या अमरावती औरंगाबाद जहां पर ये इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी केंद्र के मुद्दे इसलिए जा रहे हैं और माहौल इसलिए गरमाया जा रहा है क्योंकि जो बाकी आम जनता है जो इस बारे में पढ़ रही है या मीडिया दिखा रही है, उसको पता चले कि ये नाकामी है। हम हमेशा हमने देखा कि राहुल गांधी, इसी जो भाजपा की सत्ता है, वो लोग नाकाम रहे जॉब्स देने में, या तो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। और उसी को देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक आपने देखा होगा एक बड़ा एडवर्टीजमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग सबसे आगे है। तो ये दिखाने की इसमें कोशिश है कि किस तरह से काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं और जो भाजपा की सत्ता है वो काम नहीं कर रहे हैं। और इसका परिणाम सिर्फ ये चुनाव के लिए नहीं है, ये लोगों में एक अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं, लोगों का मत प्रदर्शन बना रहे हैं कि आगे के इलेक्शन के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक नींव डाली जा रही है।
तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या की अगर हम बात करते हैं, तो नौकरी देने की बात हो सकता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सरकार नौकरी दे, लेकिन रोजगार क्रिएट करना, बड़ी बड़ी योजनाएं जब आती हैं तो रोजगार अपने आप क्रिएट होता है। लोग जुड़ते हैं, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, या फिर बड़े उम्र के लोग भी जो कि मजदूरी करते हैं, या फिर उनके लिए नौकरी बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार पर भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि अगर वो इस समय बात कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ निशाना साध कर कि मोदी सरकार को 6 साल हो गए हैं और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, और देखिए ये चुनाव है, ये पदवीधर चुनाव में ये बातें उठ रही हैं। जी, बात सही कही आपने कि राज्य सरकार पर भी उंगलियां उठेंगी और राज्य सरकार पर उठना शुरू भी हो गया है। हालांकि बीजेपी दावे कर रही है कि कि जिस तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है या महाराष्ट्र में जिस तरह से गतिविधियां नहीं हो रही है उसके बारे में बार बार बीजेपी ने कहा है। हालांकि गवर्नर के तरफ से भी कहा गया था, फिर एक बातों का सिलसिला शुरू हुआ और ये दावे हमेशा कहती आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी का हमेशा से ये दावा रहा है। हालांकि बीजेपी चाहती है या तो मेट्रो रेल हो, मेट्रो रेल जो मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें जो उन्होंने चेंज कर ली जगह, आर्य कॉलोनी की तरह जगह छोड़ के फिर वो कांजूरमार्ग चले गए और फिर अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि ये हम हमारी जगह यहाँ पे नहीं बना सकते। तो जी। जिस तरह से ये इलेक्शन का माहौल बना है, जिस तरह से ये बात चल रही है, तो इस इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन आगे जिस तरह से आप बात करोगे, आप लोगों का जो मन है और लोगों को जिस तरह से लोग जिस तरह से देख रहे हैं, उनको देखते हुए ये सब कहा जा रहा है। और आपने कहा कि बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, बात सही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दावे शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जैसे मैंने कहा कि बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है कि हमारा तो सब अच्छा चल रहा है। जी। तो ऐसे में अब जो है इस चुनाव को जो है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पदवीधर जो चुनाव है, सीट को लेकर जिस तरीके से ताकत झोंकी गई, आप कह रहे हैं कि ये नज़ारा जो है ये बस एक झलक है, लेकिन इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र में अलग अलग महानगर पालिका हो या फिर आने वाले जो भी चुनाव है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो बेमेल और अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टियां हैं, ये तीनों पार्टी एक हो गई हैं और तीनों की मजबूरी है, और इसको बीजेपी को हमेशा जो है सत्ता से बाहर रखना है। तो ऐसे में ये बिल्कुल मिलकर चलेंगे। और आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बिल्कुल फेविकोल का जोड़ है, 5 साल पूरा कर लेगी ये? देखिए, इन तीनों पार्टियों की जो महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां है, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उनकी विचारधारा के बारे में सबको पता है। वो विरुद्ध दिशा के लोग हैं, लेकिन मजबूरी में सामने आए हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक लक्ष्य है भाजपा को सत्ता से दूर रखना और ये उतना ही बड़ा कारण उनके लिए है साथ में आने का। लेकिन क्या वो साथ चल पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आगे जो इलेक्शंस आएंगे वो उसमें सत्ता किस तरह बटेगी। या तो मुंबई महानगर पालिका में हमेशा शिवसेना का राज रहा है, वो सबसे बड़ा इलेक्शन अभी आने जा रहा है और उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सत्ता किस तरह बटेगी, या तो साथ में ये लोग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह की इनकी विचारधारा है उसको देखते हुए इनके थोड़े से अगर वाद विवाद हो जाते हैं तो वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं और भाजपा को ये पूरी तरह से पता है क्योंकि इनकी विचारधारा साथ में नहीं है। और इस तरह से अगर वो लोग करते हैं तो किस तरह कितने दिन टिक पाएंगे। 1 साल तो निकल गया और 4 साल बाकी है और 4 साल राजनीति में काफी बड़ा वक्त होता है। उसमें बड़े बड़े मुद्दे आएंगे, आगे भी आएंगे और अगर विचारधारा आपकी नहीं मिलती हो उसके साथ में रहना ये काफी मुश्किल घड़ी है। लेकिन किस तरह से, और उद्धव ठाकरे जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने उस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि तीनों अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को किस तरह से साथ में रखा जाए। हालांकि हमने हमेशा एक नेशनल पॉलिटिक्स में देखा है, अगर कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है तो बहुत सारे मुद्दे छोड़ने पड़ते हैं और उस पहली बार भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हीं कुछ मुद्दों के वजह से सत्ता गिर जाती है। तो इसमें भी ऐसे होने की पूरी संभावना है और उसी पे ताक लगाए भाजपा बैठी है कि एक मुद्दा आए और वो उनको गिराने में सफल हो जाए और इसीलिए वो दावे कर रहे थे। हालांकि ये चुनाव के माहौल में भी इसीलिए ये बोल रहे थे कि ये टिकने वाला है नहीं, सरकार टिकने वाली सरकार नहीं है और इस इलेक्शन के बाद
हम लोग उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह सत्ता ली जाती है और हम लोग महाराष्ट्र में फिर से आएंगे। ये दावे काफी बड़े दिग्गज नेताओं ने भाजपा के किए हैं। यानी कि कुछ प्लान तो उन्होंने बनाया होगा कि आगे क्या होगा, और इसीलिए जो रिजल्ट आने वाले हैं 3 तारीख को, वो काफी कुछ तय करेंगे कि क्या होगा आगे। तो देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लिया कि बात कर रहा हूँ कि मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पाँच सीटों में अगर ज़्यादा सीट लाती है, या फिर जो आघाड़ी सरकार के जो पार्टियां हैं, जो जिनके जिनके सीट्स में उन्होंने खड़े किए हैं अपने उम्मीदवार, अगर वो ज़्यादा सीट्स ले आती हैं, तो ये विधान परिषद में क्या असर पड़ सकता है? कुछ असर पड़ेगा, या बस ये जो है इस चुनाव के लिए और आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है? इसी अगर नंबर गेम की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, अपर हाउस में ज्यादा फर्क पड़ेगा या तब, लेकिन जिस तरह से आगे के चुनाव होंगे उसमें फर्क। जी, समझ गया। चलिए, और जी बोलिए। जिस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं उसमें आगे की जो रणनीति है, और आगे यह सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएंगी, और क्या दावे करेगी, और कैसे आगे की रणनीति होगी, ये काफी कुछ डिसाइड हो सकता है। चलिए, मंदार परब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे नवभारत डिजिटल में आए, आपने बहुत सारी जानकारी दी। देखिए, जो आपने सबसे बड़ी बात कही है कि ये जो है एक छोटा सा नजराना है, और इसमें बड़े बड़े नेता कूद पड़े हैं और इस चुनाव में पदवीधर सीट्स के लिए, तो आने वाले चुनावों के लिए बहुत बड़ा संकेत है। साथ में ही देखिए, यहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है नागपुर के सीटों के लिए अगर हम बात करते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए है। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़े ही समय में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मंदार परब आपको। नमस्कार।